हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, आज हम क्लास 9th की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। यानी इसमें हम पहले फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मोशन से क्या क्या लॉ होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मोशन चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस किए थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे, वो आपके लिए जरूरी भी है जानना। ठीक है, उसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे, वहां पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आप मैथ्स के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को भी सीखना चाहते हैं, यानी आपको अगर वो नहीं आता है, कोई दिक्कत है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे क्लिक करने पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आइए सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और मेरे साथ साथ वीडियो को इसको देखते रहें ताकि आपको ये चैप्टर क्या हो जाएगा, आसानी से याद भी हो जाएगा और काफी इजी वे में मैं आपको समझा दूंगा, जिससे आपके माइंड में भी आसानी से फिट हो जाएंगे क्वेश्चंस। जिससे आपको अगर कोई पूछता भी है तो आप उसे आसानी से क्या कर सकते हैं, डिफाइन इसे कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। पहला आपका क्या फोर्स, यानी फोर्स आपका क्या होगा। देखो, फोर्स में क्या होगा, आप कोई ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट या तो आपका रेस्ट में होगा या आपका मोशन में होगा। दो कंडीशन होंगी। ऑब्जेक्ट फोर्स किन 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 चीजों में लगता है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। फोर्स या तो कोई भी चीज अगर रेस्ट में है या कोई चीज मोशन में है, दोनों में से एक कंडीशन अप्लाई होगी, दोनों एक साथ अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में, यानी कोई चीज आराम मतलब रुकी हुई है या कोई चीज चल रही है, इन दोनों पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं। अदरवाइज या तो वैसे और किसी चीज पे हमारा फोर्स वैसे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, या तो कोई चीज रुकी होनी चाहिए या कोई चीज चलती हुई होनी चाहिए, फोर्स उसी पे अप्लाई हो जाता है। अगर कोई चीज रुकी हुई है, आप सुनेंगे आप कैसे देखना फोर्स कैसे अप्लाई होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है यानी रेस्ट में है, तो आप उसे धक्का लगाएंगे। जो आपका ये धक्का लगाना है, ये आपका क्या फोर्स है। ठीक है, जैसे ही आप उसे धक्का लगाएंगे, वो अपनी पोजीशन को क्या कर लेगा, चेंजेस आ जाएगा, उसकी अपनी पोजीशन को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। और अगर कोई चीज मोशन में, यानी कोई चीज अगर ऐसे चल रही है, तो आप जैसे ही उसको फोर्स लगाएंगे यानी उसे अपनी तरफ खींचेंगे, तो वो चीज क्या हो जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, यानी आप क्या कह सकते हैं, किसी भी चीज को धकेलना या खींचना। ठीक है, किन कंडीशन में, अगर कोई चीज रेस्ट में है तो उसे आप धकेलेंगे, धक्का लगाएंगे, या कोई चीज अगर मोशन में है तो आप उसे क्या करेंगे, खींचेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। अब डेफिनेशन के थ्रू आप देख लेंगे क्या है। देखो, लिखा है फोर्स इज अ पुश और पुल विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी क्या कह रहा है, फोर्स हमारा क्या है, अगर हम किसी चीज को धक्का लगाते हैं, किसी पुश एंड पुल करते, पुश या पुल करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, उसकी कंडीशन में चेंज, यानी उसकी पोजीशन में क्या आता है, चेंजेस आ जाता है। अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में आ जाती है, अगर मोशन में है तो किस में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। ठीक है, यानी कोई ऑब्जेक्ट की कोई कंडीशन में क्या आ जाएगा, चेंजेस आ जाएगा। ये देखो क्या, कैन चेंज द स्टेट, यानी उसकी स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगी, और अगर मोशन में है तो किस में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, फोर्स होता है। अब इसके कुछ कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। देखो, फोर्स हम कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखो, लिखा है फोर्स कैन नॉट बी सीन। फोर्स हमें दिखाई तो नहीं देता। आप तुम किसी चीज को धक्का लगा रहे हो तो वो तुम्हें दिखाई नहीं देगी। तुम्हारा हाथ ऐसे लग रहा है पर तुम्हें दिख तो रहा है कहाँ फोर्स लग रहा है, किस जगह पर लग रहा है। बस तुम उस ऑब्जेक्ट को खिसका रहे हो, बस उसे तुम सीन नहीं कर सकते, बट उसके इफेक्ट को क्या कर सकते हो, थोड़ा सा महसूस कर सकते हो कि हाँ भाई ये चीज खिसक गई है। ठीक है, बातों को मेरे ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इजीली वे में आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो, लिखा है फोर्स कैन नॉट बी सीन बट इफेक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन बी फेल्ट। यानी किसी ऑब्जेक्ट को जब हम धक्का लगा रहे हैं तो हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया है। सेकंड देखेंगे आप, फोर्स कैन ब्रिंग द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन। यानी कोई भी अगर आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो आप उसमें जब फोर्स लगाएंगे, ठीक है, आप क्या करेंगे, उसमें जब आप फोर्स लगाएंगे तो उसे आप क्या करेंगे, मोशन में लाने का काम करेंगे। ठीक है, ये लिखा है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या कुछ भी है तो आप उस पर फोर्स लगा सकते हैं। रोकने के लिए भी लगा सकते हैं, अगर रेस्ट में होगा तो रोकने के लिए लगाएंगे, मोशन कराने के लिए लगाएंगे, अगर मोशन में होगा तो उसे रोकने के लिए लगाएंगे। इसके बाद देखेंगे हम, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर मूविंग कर रहा है, यानी मूव कर रहा है, मोशन में है, तो आप उसे क्या करेंगे, उसे रोकेंगे। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो आप, अगर वो चल रहा है तो आप उसे खींच लेंगे या पकड़ लेंगे या अपनी तरफ से दबाएंगे, रोकने का काम करेंगे, या उसके आगे आगे खड़े होकर ऐसे रोकेंगे उसे, तो वो क्या करेगा, फोर्स के कारण हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, उसकी मूविंग पोजिशन को रोक सकते हैं। जो मूवमेंट कर रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। उसके बाद अगला आप देखिए, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स हमारा क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट्स एसआई यूनिट हमारी क्या होती है, न्यूटन होती है। अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में जानना है तो आप मोशन वाले चैप्टर में मैंने सब कुछ बता रखा है, उसमें आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी को। 1 न्यूटन इज इक्वल टू आपका कितने होता है, 1 kg
1 kg/s या पर सेकंड स्क्वायर में लिख सकते हो, बट मैंने इसकी पावर -2 कर रखी है क्योंकि अपॉन से जब आप इस चीज को ऊपर लाते हैं तो उसकी पावर माइनस में आ जाती है। तो आइए इसके बाद हम पढ़ेंगे अपने फोर्स के क्या, फोर्स कहाँ का अप्लाई होता है। एक देखो फोर्स के टाइप्स जो होते हैं, एक हमारा होता है बैलेंस फोर्स, दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होगा आपको मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद में डेफिनेशन के थ्रू मैं आपको बता दूंगा। देखो बैलेंस फोर्स क्या होगा, मान लीजिए आपका कोई एक ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका क्या है बी है, ठीक है। इन दोनों के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है, ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, अगर फोर्स लगाएंगे तो दोनों का जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि जब ये इधर से कोई फोर्स लगाएगा इस पे, तो ये वाला भी इस पे उतना ही फोर्स लगाएगा जितना इसने इस पे कोई फोर्स लगाया है, ठीक है। यानी आपके कोई दो ऑब्जेक्ट आपने लिए, ठीक है, आपका ए ऑब्जेक्ट लगा रहा है बी पे कोई फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और बी ने भी आगे से क्या करा, उतना ही फोर्स इस पे लगा दिया, तो आपका जो नेट फोर्स आएगा वो हो जाएगा क्या, 0। तो आप क्या कह सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट का बैलेंस्ड है, इस पे लगने वाला फोर्स हमारा क्या है, बैलेंस्ड है। अब इसके अपोजिट आपका दूसरा आता है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होगा, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट क्या है, ज्यादा फोर्स लगा रहा है, बड़ा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट आपका क्या है, छोटा है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट आपका ए जो है काफी बड़ा है और बी इसके कंपैरिजन में छोटा है। जब ए इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, ए इस पे क्या लगाएगा, जब कोई फोर्स लगाएगा, और लगाएगा तो बी भी, पर ए के कंपैरिजन में उसका फोर्स क्या हो जाएगा, बिल्कुल बेकार, नील हो जाएगा, यानी नल बोलेंगे इसे, हो जाएगा बिल्कुल नल हो जाएगा, यानी नेग्लिजिबल हो जाएगा, उसे हम नहीं लेंगे। यानी क्या कहते हैं, ए का जो फोर्स बड़ा होने के कारण क्या होगा, बी के कंपैरिजन में ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो ये क्या करेगा, बी को खिसका के इस तरफ फेंक देगा, यानी बी को क्या करेगा, उसकी पोजीशन में चेंजेस ले आएगा। हालांकि ए की पोजीशन में तो बी के कारण चेंज, यानी बी जैसे आप मान लीजिए एक आदमी जो बड़ा आदमी छोटे आदमी को धक्का लगाएगा तो छोटा आदमी क्या वो पीछे की तरफ खिसक जाएगा, सेम वही यहाँ पे भी कंडीशन होगी। हालांकि छोटा आदमी भी इस पे फोर्स लगाएगा, यानी कोई छोटी चीज भी बड़े चीज पे फोर्स लगाएगी, पर बड़े वाले का फोर्स ज्यादा होने के कारण छोटी वाली चीज क्या होगी, पीछे खिसक जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा, अनबैलेंस होगा। क्यों? बैलेंस फोर्स दोनों तरफ से इक्वल लगता है, अनबैलेंस फोर्स दोनों तरफ से इक्वल नहीं लगता। अब आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। इससे पहले मैंने आपको फोर्स के बारे में बता दिया और उसके कुछ कंसेप्ट भी क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद वो चीज़ हमने इरेज करके अब इसको लिख दिया है। लिखने का कारण बस इतना ही होता है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। अब आपके सामने डेफिनेशन बताते बताते बोल के लिखूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और कोई वो नहीं है कि मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। इसका बस मेन रीज़न यही है कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, जिससे जल्दी जल्दी आपको क्या हो जाए, टॉपिक क्लियर हो जाए, बस इसलिए मैं लिख देता हूँ। बैलेंस फोर्स में आपको समझा चुका हूँ कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट क्या होगा, जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम फोर्स लगाएंगे तो उनके कारण उनकी पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। यानी वो अपनी पोजीशन को बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, उन दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग गया, इसलिए उनके बीच में नेट फोर्स कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। उनके बीच में कोई भी इफेक्ट, उनकी पोजीशन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। देखिए डेफिनेशन के थ्रू पढ़ लेते हैं आप। If the net effect of all the forces acting on an object, यानी पूरा जो हमारा इफेक्ट है किसी ऑब्जेक्ट पे जो पड़ रहा है उस पे लगने वाले फोर्स के कारण, वो हमारा क्या हो जाएगा, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपको जितना भी फोर्स लगा रहे हैं, जितना भी फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स के कारण उस ऑब्जेक्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उस ऑब्जेक्ट के कारण क्या होगा, उस फोर्स के कारण उस ऑब्जेक्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देन द फोर्सेज आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। इसी फोर्स को आप क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स कहेंगे, ठीक है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। उसके बाद इसका एक पॉइंट मैंने लिखा है, देखो लिखा है एन ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ बैलेंस फोर्स कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। यानी जब ये फोर्स हम लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आता। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा। ये हमारा क्या है, बैलेंस फोर्स की कंडीशन है, ठीक है। बैलेंस फोर्स आपका क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स जस्ट इसका उल्टा, जैसे मैं आपको समझा चुका हूँ कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे के कंपैरिजन में क्या लगाएगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा और दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस करने का मतलब उसकी पोजीशन को चेंज कर देगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं डेफिनेशन के थ्रू। कह रहा है इफ द नेट इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट 0। यानी कहने का मतलब इसका क्या है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम जितना भी फोर्स लगा रहे हैं
तो उस फोर्स के कारण उस पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो जीरो नहीं होगा। यानी उस पर जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में जब फोर्स लगाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। उसके बाद देखो मैंने एक टॉपिक जिसका लिखा हुआ है अनबैलेंस्ड फोर्सेस कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी क्या करते हैं, अनबैलेंस फोर्स के कारण कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव भी कर सकता है और कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, और हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं, यानी रोक भी सकते हैं। अगर कोई छोटी चीज आगे भागी आ रही है तो अगर हम इधर से फोर्स लगाएंगे तो हम उसे रोक भी सकते हैं। अगर कोई चीज रुकी है उसको धक्का मार के हम चला भी सकते हैं। यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच अगर बड़ा वाला ऑब्जेक्ट ज्यादा फोर्स लगाएगा दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा। इस कारण ये था हमारा अनबैलेंस फोर्स। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशंस, यानी मोशंस के लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए इसको इरेज कर लेते हैं। अगर आपने नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक्स लॉज ऑफ मोशन। यानी न्यूटन्स ने अपने 3 लॉ दिए थे मोशन के लिए। ठीक है, न्यूटन्स ने क्या किए थे, 3 लॉज दिए थे मोशन के लिए। तो इसका जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मोशन में न्यूटन ने क्या कहा कि इस लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है ध्यान से सुनना मेरी बात को, डेफिनेशन तो आपके सामने लिखी है बट जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनना, जिससे आपको आसानी से क्या चीज याद हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे आप। देखो न्यूटन ने क्या कहा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग उसने कहा कि इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चीज यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। कब तक, जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना किया जाए। यानी आप समझेंगे किस तरीके से, ध्यान से देखें। अगर कोई ये ऑब्जेक्ट है, एक डब्बा ले लेते हैं हम, ये बॉक्स हमने लिया, अगर ये यहाँ पे रखा हुआ है तो ये तब तक नहीं हिलेगा यहाँ से जब तक हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। जब तक यहाँ से आप आगे से धक्का नहीं मारोगे, जब तक आप यहाँ से आगे से धक्का नहीं लगाओगे तो ये खिसक के यहाँ तक नहीं जाएगा। ये अपनी पोजीशन को चेंज भी नहीं करेगा चाहे कुछ भी होता है। जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होगा तब तक ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। अब उसी के अकॉर्डिंग आप दूसरा देख लें। अगर मान लीजिए यही बॉक्स आपका चल रहा है, ठीक है, आप ये साइकिल ही ले लीजिए, चलिए एक ये ले लीजिए आप साइकिल का। अगर आप इसे धकेलते हुए लुढ़कते पत्थर लुढ़कते आगे की तरफ जा रहा है, जब तक आप इधर से इस पे कोई फोर्स नहीं लगाएंगे यानी एक्सटर्नल फोर्स आप नहीं लगाएंगे तब तक ये रुकेगा नहीं। यही क्या आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी को आप क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया को देखेंगे आप कैसे देखेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। हालांकि अभी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी, उसके बाद हम डेफिनेशन से भी आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको आसानी से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अनुसार इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट, अगर कोई बॉडी अगर आपकी रेस्ट में है और या इन यूनिफॉर्म मोशन, या किसमें, यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन हुआ कि जितना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो उसके लिए टाइम भी उतना ही लगेगा। जैसे आपको एग्जांपल दूं, आप 1 मिनट में 100 मीटर जा रहे हो तो आप जो नेक्स्ट आपका 1 मिनट होगा उसमें भी आप क्या होगा 100 मीटर जाओगे, यानी इक्वल डिस्टेंस ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप कवर करेंगे। इसी को आप क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और जो आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें जो आपका पाथ बनता है यानी आप जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है। हालांकि इसका वीडियो भी फर्स्ट चैप्टर यानी मोशन वाले चैप्टर में बना दिया गया है, उसमें आप आसानी से इसे क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन मैंने दोनों उसमें क्लियर करके विद ग्राफ के साथ, आप उसमें इजीली उसे समझ सकते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन आपको समझ आ गया। यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है। यूनिफॉर्म मोशन हमेशा आपका एक स्ट्रेट लाइन में ही होता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये हुआ कि आप जितना ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसके लिए आपका टाइम फिक्स रहेगा, टाइम में कोई चेंजेस आपका नहीं होगा, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस आप कवर करेंगे। देखो आगे लिखा है देन इट विल रिमेन इन द सेम स्टेट, यानी कह रहा है कि आपका या तो बॉडी कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो किस में रहेगी, मोशन में रहेगी। कब तक, सेम स्टेट अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, यानी जब तक हम उस पर क्या करेंगे, कोई बाहरी फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया। दोबारा से समझ लीजिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर कोई बॉडी आपकी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो आपकी बॉडी किस में रहेगी, मोशन में रहेगी। कब तक, जब तक उस पर क्या ना करा जाए,
जब तक उस पर क्या ना करा जाए, जब तक उस पर कोई क्या एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाइड नहीं करेंगे तब तक वो बॉडी काय पे रहेगी, रेस्ट में या मोशन में ही रहेगी। आइए देखते हैं इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया में देखो इनर्शिया क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ लिया है, उसके बाद हम देखेंगे इनर्शिया। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। यानी आप क्या समझे इससे, आपको मैं बता देता हूं। देखो इनर्शिया हमारा क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण क्या होगा, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, फोर्स में है तो वो फोर्स में ही। अरे बहन जो दिमाग में आ जाए। ठीक है, इज कॉल्ड इनर्शिया। तो आप देखेंगे यानी इसका मतलब क्या है, आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आप समझ रहे होंगे। इससे नहीं समझे तो मैं समझा देता हूं। देखो क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। यानी आप इसे क्या समझेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, इनर्शिया। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए आपका यहाँ पे कोई बॉक्स रखा है, अगर ये यहाँ रखा हुआ है तो रखा ही रहेगा। अगर आप इस पे कोई फोर्स अप्लाइड करेंगे तो इनर्शिया काम क्या होगा, ये इसका विरोध करेगी, यानी इसको खिसकाने से मना करेगी, भाई नहीं भाई तो इधर नहीं खिसकेगा। यानी ये क्या करती है, इनर्शिया काम क्या होता है, जो चीज जिस पोजीशन पे बनी हुई है उसको उसी पोजीशन पे बनाने का काम करती है। अगर आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करेंगे तो आपको काफी फोर्स अप्लाइड करना पड़ता है, यानी जिसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा। यानी आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर आप इसको खिसका रहे हैं तो इसमें इनर्शिया लगेगी, वो हमेशा कहेगी नहीं भाई नहीं, तो नहीं हिलेगा अपनी जगह से, यानी इसकी पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। कब तक नहीं आएगा, जब तक आप इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका जैसे पहिया है, ये लुढ़क रहा है, ये घूम रहा है, राउंडिंग करते करते आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, तो ये बढ़ता ही जाएगा, ये रुकेगा नहीं। ठीक है, ये क्या होगा, लुढ़कता ही जाएगा। कब तक, जब तक आप इस पर कोई दूसरा फोर्स अप्लाइड ना करें। यानी इनर्शिया काम क्या होता है, जो चीज, जो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है उसे उसी पोजीशन पे बनाए रखने का काम करती है। आइए देखते हैं, आगे हम पढ़ लेते हैं नीचे। और इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है तो देन इट्स टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, वो कहाँ रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। इफ इज मूविंग इट टेंड्स टू कीप मूविंग, यानी अगर कोई मूव कर रही है चीज तो मूव ही करती रहेगी। ठीक है, अब आगे आगे देखेंगे, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की आप इनर्शिया को कैलकुलेट करेंगे तो वो उसके मास के अकॉर्डिंग की जाता है। देखो यहाँ लिखा है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के अकॉर्डिंग आप उसकी इनर्शिया को मेजर कर सकते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, भारी है यानी हैवियर है, तो उसकी इनर्शिया भी क्या होगी, हाइयर होगी। किसके कंपैरिजन में, लाइटर ऑब्जेक्ट के। ठीक है दोस्तों, ये था आपका इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे कि न्यूटन ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या दिया था। ठीक है, उससे पहले हम मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे कि मोमेंटम क्या होता है, क्योंकि सेकंड लॉ काफी लंबा है, उसका डेरिवेशन भी है, वो भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, वो भी हम इस वीडियो के बाद जल्दी डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद मैथ का भी मैं आपको बता ही चुका हूँ, मैथ की एक्सरसाइज भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें बिल्कुल इस वीडियो को, ताकि उनको भी हेल्प मिले। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।